हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी केमिस्ट्री। पिछली वीडियो में हमने कुछ यूनिट डिस्कस की थी ना। 7 बेस यूनिट्स पढ़ी थी हमने। जैसे लेंथ थी, लेंथ के लिए यूनिट हमें पढ़ी थी मीटर होती है लेंथ की यूनिट। मास की यूनिट पढ़ी थी किलोग्राम होती है। करंट के लिए एम्पियर होती है। टाइम के लिए सेकेंड होती है ना। जैसे यूनिट पढ़ी थी हमने। अब हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट्स। जो यूनिट हमने पहले पढ़ी थी ना 7 बेसिक यूनिट्स, उनका यूज़ करके हमारे पास कुछ और यूनिट्स होती हैं जिनको डिराइव्ड यूनिट्स बोला जाता है। यानी कि जो यूनिट्स कैसे डिराइव होती हैं, जो हमने 7 बेस यूनिट्स पढ़ी थी ना, उनका यूज़ करके इनको डिराइव किया जाता है। जैसे कि एरिया होता है। एरिया की यूनिट क्या होती है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर, है ना। लेंथ की यूनिट हमारे पास क्या होती है? मीटर। तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर का स्क्वायर, है ना। वैसे वॉल्यूम है। वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी? एरिया इंटू में लेंथ होता है। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या होगी? मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। वैसे डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। अब मास के लिए यूनिट क्या होती है? मास के लिए यूनिट केजी होती है, बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में। और वॉल्यूम के लिए यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। यानी कि डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब, है ना। ये ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव में पावर हो जाएगी। वैसे एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। और 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे आती है? वेलोसिटी क्या होती है? कितनी स्पीड है हमारी, वही होती है ना वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि क्या होगी? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस को हम किस में, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। यानी कि मीटर पर सेकेंड, है ना। सेकेंड को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। वैसे ही एक्सेलेरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि वो क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है वो भी। ये इसकी डिटेल आप स्टडी करोगे फिजिक्स में, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। वैसे यूनिट होती है एक्सेलेरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी के लिए होती है मीटर पर सेकेंड, फोर्स के लिए न्यूटन होती है, और 1 न्यूटन होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, ठीक है। याद होती है कर लेना, वरना ये काफ़ी है आपके लिए। मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, बस इतनी सी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सब्सटाइनरी यूनिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार यूज़ होगी आपकी। अभी इनको याद करो, लाइफ टाइम यूज़ होती हैं। ये आपको याद करनी पड़ेंगी कि किसके इक्वल होती है। जैसे डेसी होता है। डेसी किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻1 मीटर के इक्वल। सेंटी 10⁻⁻2 मीटर के इक्वल। मिली 10⁻⁻3 के इक्वल। कैसे होती है ये? जैसे 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 100 मीटर होते हैं, है ना। नहीं सॉरी, उल्टा लिख दिया ना। 1 मीटर में क्या होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू, मैं 100 को क्या लिख सकती हूँ? 10⁻2 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूँ तो क्या आएगा? मैं इधर लेके आऊँगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, है ना, माइनस में हो जाएगी। यानी कि डिवाइड में आएगी ना, इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगी, यानी कि पावर नेगेटिव हो जाएगी। 10⁻2 मीटर। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻2 मीटर की, ठीक है। जैसे ये होता है ना, ये आपको पता था पहले से कि 1 सेंटीमीटर 10⁻2 मीटर के इक्वल होता है। वैसे ये सारी यूनिट है कि जो 1 मिली है ना, वो 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है। 1 माइक्रो 10⁻6 मीटर के इक्वल होता है। 1 नैनो 10⁻9 मीटर के इक्वल होता है। 1 पीको 10⁻12 के इक्वल होता है, ठीक है। किलो 10⁻3 होता है। मेगा 10⁻6 होता है। गीगा 10⁻9 होता है। अब इनको याद कैसे करोगे? याद तो आपको करना पड़ेगा। फिर भी देखो कैसे करोगे। ऐसे देखो, ये तो याद हो ही जाएंगे, याद होंगे भी आपको पहले से कि डेसी क्या होता है? 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। यानी कि 1 मीटर 10 डेसीमीटर के इक्वल होता है, आपको पता है ना। 1 मीटर 10 डेसीमीटर के इक्वल होता है। तो 1 डेसी किसके इक्वल हुआ? 10⁻⁻1 मीटर के इक्वल। वैसे 1 सेंटी किसके इक्वल होता है? 10⁻2 के इक्वल। अब यहाँ से आपको याद करना है, मिली क्या होता है? 10⁻3। उसके बाद मिली के बाद क्या है? मिली माइक्रो नैनो पिको। मिली माइक्रो नैनो पिको। मिली क्या होता है? 10⁻3। माइक्रो होता है 10⁻6। नैनो, अब ये देखो 3 की टेबल में है ना। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, है ना। फिर 3 जैसे 1 2 3 काउंटिंग चली 3 तक। उसके बाद 3 की टेबल रिपीट करो। जैसे 3 के बाद क्या होता है? 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, है ना। फिर 3 की टेबल चलती है। और इसको कैसे ऐसे याद करना? MM NP, ठीक है। MM NP। एम से मिली,
माइक्रो, नैनो, पिको, MMNP, ठीक है। DC, MMNP, DCM तक चलेगा 1 2 3, उसके बाद कि चलेगा 3 की टेबल 10⁻³ 10⁻⁶ 10⁻�9 12, ठीक है। अब ऐसे याद रखना, मिली के साथ याद रखना किलो को, जैसे मिली 10⁻³ होता है ना, वैसे किलो होता है 10⁻3, ठीक है। माइक्रो के साथ याद रखना मेगा को, माइक्रो क्या होता है 10⁻�6, मेगा होता है 10⁻6। नैनो के साथ याद रखना गीगा को, नैनो होता है 10⁻⁹ तो गीगा होता है 10⁻⁹, ठीक है। मिली के साथ किलो को याद रखना, माइक्रो के साथ मेगा को, मिली किलो, माइक्रो मेगा, नैनो गीगा, ऐसे याद रखना, ठीक है। ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में पावर है। वैसे डेसी के साथ टेका को याद रखोगे, ठीक है। अब एक ही अलग से याद रख लेना कि 1 एंगस्ट्रॉम किसकी इक्वल होता है 10⁻10 मीटर की, ठीक है। इसको अलग से याद कर लेना। अब याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इजी है, कुछ भी नहीं है, इनको याद कर लेना। उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। पहले इसको समझो, होती क्या है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। देखो, जैसे ना मैंने किसी को बोल दिया कि ना वो तुम ना लेंथ मेजर करो, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेजर करनी है, तो किसी एक ने ना जैसे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो किसी ने मेजर की 10.1 आई, किसी ने मेजर की 10.2 आई, किसी ने मेजर की 9.9 आई, ठीक है। ऐसे यानी कि ये क्या हो रही है 10 के बिल्कुल पास आ रही है ना, ठीक है। तो ये क्या हुई प्रिसीजन वैल्यू हुई, ठीक है। और अगर अगर मेरे पास एवरेज करके करेक्ट वैल्यू आती है, ठीक है। जैसे मैंने एक बार वैल्यू ली 10⁻² आ गई, ठीक है। एक बार ली 10⁻² आ गई, एक बार ली 10 आ गई, ठीक है। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, एवरेज कैसे निकालती हूँ, मीन कैसे निकालती हूँ, जितनी भी क्वांटिटी होती है उनको ऐड करते हो, है ना, डिवाइडेड बाय जितनी होती है, जैसे 3 से डिवाइड करते हो, ठीक है। यानी कि 10.2 + 10.2 + 10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको 10 ले लो, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका मीन ना 10 आएगा, ठीक है। अगर एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू जैसी आती है ना, करेक्ट वैल्यू मुझे पता है कि 10 आनी चाहिए, ठीक है। अगर एवरेज वैल्यू मेरी करेक्ट वैल्यू के नियर अबाउट आती है, जैसे 10.1 भी होती है, अगर मेरी एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के नियर अबाउट आती है ना, तो उसको बोलेंगे कि वो एक्यूरेट है, ठीक है। अगर देखो, अगर बहुत सारी मेजरमेंट की जाती हैं, उसके बाद जो एवरेज हम लेते हैं उनका, अगर वो एवरेज करेक्ट वैल्यू के सेम आता है तो उसको बोलेंगे कि वो हमारी जो वैल्यू है ना वो एक्यूरेट है, ठीक है। और अगर जो मेजरमेंट की है ना, वो मेजरमेंट आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं, जैसे 10.1 10.2 ये आपस में मतलब क्या है, पास पास है ना एक दूसरे के, 10.9 ये 9.9 ये एक दूसरे के पास पास है। अगर वो आपस में आसपास आती हैं तो उसको बोलेंगे वो प्रिसाइज वैल्यू है, ठीक है। देखो डेफिनेशन में यही लिखा है, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू करेक्ट वैल्यू द मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट। अगर हम एवरेज वैल्यू लेते हैं मेजरमेंट्स की और वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज मिलती है हमें, तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, एक्यूरेट मेजरमेंट है। और अगर एवरेज वैल्यू क्लोज टू ईच अदर, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर, अगर जो एवरेज वैल्यू ना वो एक दूसरे के क्लोज हो, ठीक है, अगर वो एक दूसरे के क्लोज हो तो उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, प्रिसाइज वैल्यू है, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट वैल्यू के भी पास हों, ठीक है। एक दूसरे के पास होंगे तो उनकी क्या होंगे, एवरेज वैल्यू के भी पास होंगे, है ना। अगर एक दूसरे के पास है ना तो उनकी एवरेज वैल्यू भी उनके पास ही मिलेगी, है ना। जैसे 10.1 10.2 9.9, अगर इसकी एवरेज निकालेंगे ना वो भी इनके पास ही मिलेगी। वो जो एवरेज है ना इनके पास मिलेगी, ना कि इसके करेक्ट वैल्यू के पास। अगर जो ये सारी वैल्यू एक दूसरे के आसपास है और एवरेज वैल्यू भी इनके पास है तो उसको बोलेंगे ये प्रिसाइज है। और अगर इनकी एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के पास है तो उसको बोलेंगे वो एक्यूरेट है, ठीक है। अब जैसे ये है, मैं आपको बोलती हूँ कि ना कोई भी चीज़ मैंने आपको दे दी, जैसे बनानास दे दिए या कोई भी चीज़ दे दी और बोल दिया कि काउंट करो कितने हैं, तो आप बता दोगे काउंट करके 1 2 3 4 की 5 6 हैं, जितने भी होंगे आप बता दोगे ना काउंट करके। अब एग्जैक्ट काउंट करोगे तो वो चीज़ क्या हुई आपकी, एक्यूरेट हुई, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं ना तो वैल्यू हमें कभी मतलब जैसे ये नहीं है कि जैसे 5 आनी चाहिए तो ज़रूरी नहीं है 5 ही आती है, 5.1 भी आ जाती है। गलती मतलब एरर भी तो हो सकते हैं, क्या पता एक्सपेरिमेंट करने में हमने कोई गलती कर दी हो, या फिर जिससे मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो ठीक ना हो हमारा, है ना। तो क्या होती है जो वैल्यू आनी चाहिए वो नहीं आ पाती, तो वहाँ पर एक्यूरेट और प्रिसाइज टर्म यूज़ करते हैं हम, ठीक है।
उसके बाद ये आपका वैसे आपको पता होना चाहिए क्या होता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब मेन टॉपिक हम करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ये नंबर है मेरे पास, ये नंबर है 14.5678, ठीक है। अगर मैं पूछूँ ना इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो क्या होंगे, आप इनको काउंट करोगे टोटल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अब बोलोगे इसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट वैल्यू इज अनसर्टेन, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे ये इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे बोला हुआ कि लास्ट डिजिट अनसर्टेन, इसका कि ना मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट में मैंने किया ना, उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी है, उसकी एक्यूरेसी 0.0001 है, ठीक है। 0.0001 है, यानी कि इतनी चांसेस है वहाँ पे मिस्टेक होने के भी। यानी कि जो मैं वैल्यू करूँ ऑब्जर्व करूँगी ना तो कितनी आनी चाहिए, 14.5678 आनी चाहिए। तो वो क्या हो सकती है, 14.5679 भी हमें मिल सकती है और 14.5677 भी मिल सकती है, ठीक है। यानी कि 0.000001 की उसमें मिस्टेक हो सकती है, यानी कि इसके अंदर क्या हो सकता है 14.5678 प्लस माइनस 0.0001, यानी कि ये जो एरर है ना ये इसके अंदर ऐड भी हो सकती है वैल्यू और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें वैल्यू ये भी मिल सकती है, ये भी वैल्यू मिल सकती है। यानी कि जो लास्ट डिजिट है ना वो क्या है, अनसर्टेन है। लास्ट डिजिट हमें पक्का फिक्स पता नहीं है कि 8 आएगा, ठीक है। वो हमारे इंस्ट्रूमेंट में कमी की वजह से हमें 9 भी मिल सकती है वैल्यू, 7 भी मिल सकती है। तो लेकिन हम क्या करेंगे, जब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे ना उसमें इस लास्ट डिजिट को भी काउंट करते हैं जिसकी वैल्यू अनसर्टेन है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब कुछ रूल्स होते हैं काउंट करने के भी कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट किए जाते हैं, वो रूल्स आपको याद करने हैं, सिर्फ समझनी है। क्योंकि आपके पास ना एग्जाम में अगर आया तो ये आएगा कि काउंट करो, बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो या फिर इसका यूज होता है सिर्फ, ठीक है। आपको ये समझ आने चाहिए सारे रूल्स। फर्स्ट रूल क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज जीरो डिजिट्स बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी ना या फिर जीरो डिजिट हो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगी। जो जैसे सिग्निफिकेंट कैसे उनको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, जैसे एग्जांपल से देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी जीरो नहीं है, 576, तो ये क्या है सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूँ कि कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो यहाँ पे 3 बोलोगे आप, 1 2 3। जैसे ये है 0.48, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो यहाँ पे आप 0 को भी काउंट करोगे, ठीक है। 048 यानी कि नहीं 0 का काउंट नहीं करोगे, सॉरी, ठीक है। क्योंकि आप उस 0 को काउंट करोगे जो क्या आएगी, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएगी, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएगी उसको काउंट करोगे, जो पहले आ जाएगी उसको काउंट नहीं करोगे। तो यहाँ पे 0.48, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए, 2 4 और 8, 0 को काउंट नहीं करोगे, ठीक है। अब ये है 5004, अब इन जीरोस को आप काउंट करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, ये तो 5 और 4 के बीच में है ना, इसलिए इनको तो काउंट करोगे। लेकिन ये क्या है, इन डिजिट से पहले हैं, इनके बीच में नहीं है, इनके बाद में नहीं है। अगर बाद में 0 हो गया फिर भी काउंट करोगे और बीच में होगी फिर भी काउंट करोगे, लेकिन अगर पहले होगी ना फिर काउंट नहीं करोगे, ठीक है। अगर बीच में होगी या फिर बाद में होगी तो काउंट करोगे और पहले होगी तो काउंट नहीं करोगे। अब जैसे यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2, और यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4, क्योंकि ये बीच में है तो इनको काउंट करोगे। उसके बाद सेकेंड रूल क्या कहता है, 0 to the left of the first नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो 0 होगी ना लेफ्ट साइड में, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जो 0 होगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, यानी कि उसको काउंट नहीं करोगे। जैसे ये है 0.005, तो यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर में पूछी आपसे कितनी है तो एक ही है, 5। जो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है ना, इससे पहले वाली 0 को आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 1। अब जैसे यहाँ पूछो 0.0045 में, तो सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे 2, एक 4 और एक 5। जिससे पहले वाली 0 है उनको आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है, इफ ए नंबर एंड्स इन 0 बट दीज 0 आर राइट टू द डेसिमल पॉइंट देन दीज 0 आर सिग्निफिकेंट। अगर ये 0 राइट साइड में हो ना तो फिर वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं थी, लेकिन अगर वो राइट में होंगे ना तो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 5.0 है
तो इसमें हम क्या बोलेंगे, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 2। इस जीरो को भी काउंट करोगे, यानी कि बाद वाली को काउंट करोगे, आगे वाली को काउंट नहीं करोगे, और बीच वाली को भी काउंट करोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पूछूँ कितने हैं, तो देखो यहाँ आगे वाली को काउंट करोगे, नहीं करोगे, पीछे वाली को काउंट करोगे, हाँ करोगे, तो कितनी होंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, इजी है ना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो बट दीज जीरो आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट देन दिस जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे ये है 4 3 2 0 0, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। मैंने आपको बोला था कि अगर पॉइंट से पहले जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, लेकिन अगर पॉइंट के बाद जीरो होंगी, जैसे यहाँ थी पॉइंट के बाद जीरो, तो वो सिग्निफिकेंट होंगी, उनको काउंट करेंगे। अब यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं, है ना। अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट होंगी या नहीं होंगी। तो बाद इसका क्या है कि बाद वाली जो जीरो है ना वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मे और मे नॉट। ठीक है, वो आपको एग्जांपल करवाऊंगी तो पता चल जाएगा कि काउंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर अगर मैं देखूँ तो कितने हो सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 1 2 3 3 भी हो सकते हैं, इसको काउंट कर भी सकती हूँ मैं, मर्जी है मेरी। तो यहाँ पे 4 भी हो सकते हैं और यहाँ पे 5 भी हो सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, इन जो अगर पॉइंट नहीं है तो लास्ट वाली जीरो को हम काउंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सिग्निफिकेंट फिगर को तो काउंट कर लोगे। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है। अब जिससे क्या होता है, कई बार ना ऐसी वैल्यू होती है 6 2 5 0 0 0 0 0 0 ऐसी होती है, तो इनको क्या होता है बार बार लिखना बहुत मुश्किल होता है ना, ये इतने सारे जीरो कौन लिखेगा बार बार, तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है 6 to 5 इंटू 10⁻, जितनी भी जीरो होती हैं, कितनी जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 10⁸8। ठीक है, तो यानी कि जितनी जीरोस है ना उनको हम 10 की पावर में ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब जैसे ये है एक चीज़ और इसके अंदर कि ना अगर कोई ऐसी वैल्यू मेरे पास मान लो 4 2 3.678, ठीक है, और मुझे ना ये पॉइंट को यहाँ लगाना है 4.23678 ऐसे करना है, तो मैं क्या करूँगी 10⁻, यहाँ पे 10⁻ में इसको चेंज करूँगी। जैसे ये मैंने 2 पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में मूव किया है ना, तो क्या आएंगी इसकी जितने पॉइंट मूव किए हैं, कितने प्लेसेस तक मूव किया है 1 2 प्लेसेस तक मूव किया ना, तो 10⁻²। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे अगर 0.00369, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ है। अब मुझे इसको ना कन्वर्ट करना है कि ऐसे लिखना है 3.69 लिखना है, 3.69 लिखना है। तो 10 की पावर क्या करूँगी मैं, इस डेसिमल को ना मैंने राइट हैंड साइड मूव करवाया है ना, कितने प्लेसेस तक मूव करवाया है 1 2 3, यहाँ लेके आई हूँ मैं इस पॉइंट को, यहाँ से मैं यहाँ लाई हूँ, है ना। तो 1 2 3 प्लेसेस तक मैंने मूव करवाया है ना, तो 10⁻³ आ जाएगा। अगर मैं राइट साइड मूव करवाऊंगी पॉइंट को तो 10⁻³ आ जाएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड मूव करवाऊंगी तो 10⁻, मतलब पॉजिटिव पावर चलेगी। अगर मैं लेफ्ट साइड मूव करवाती हूँ तो पॉजिटिव पावर चलेगी 10 की, और अगर मैं राइट हैंड साइड मूव करवाती हूँ तो 10 तो पावर में निगेटिव जाएगा। ठीक है, पता भी होगा आपको, वैसे ही कर भी सकते हो, इसको सोल्व करके देख लेना। इसके बाय में क्या होगा, 3 बाद पॉइंट है तो बाय में इसको ऐसे कर सकते हो 4 2 3 6 7 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लेस के बाद पॉइंट है ना, तो क्या आएगा डिवाइडेड बाय 1000। ऐसे ही पॉइंट रिमूव करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पॉइंट लगाना है ना, यहाँ पॉइंट लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1 2 3 4 5 जीरो होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, है ना। जब इसके नीचे ये वाली वैल्यू होएगी ना तभी मैं इसको लिख सकती हूँ 4.23678, है ना। तो मैंने इस चीज़ से इसको डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने इसी चीज़ से इसको मल्टीप्लाई किया, इसी चीज़ से इसको डिवाइड किया, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। तो मैं अब क्या कर सकती हूँ, जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इसको क्या लिख सकती हूँ 4.23678 लिख सकती हूँ, है ना। 1 2 3 4 5 प्लेसेस तक डेसिमल लगा सकती हूँ, 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पे 4.23678। अब इसको अगर सोल्व करूँ तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो क्या बचा 10⁻², 100 बचा ना 10⁻²। तो यही तो मैंने किया था 4.23678 इंटू 10⁻²।
यहाँ से भी यही आई 4.2 इंटू 4.23678 अब इतना सारा करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, सीधी सी बात है कि अगर पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड मूव करवाना है तो 10 की पावर पॉजिटिव कर दो। जितने डिजिट तक मूव करवाया है ना, जैसे 2 डिजिट तक मूव करवाया है तो 10 की पावर मतलब पॉजिटिव में 2 रख दोगे, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मूव करवाया है। और अगर राइट हैंड साइड पॉइंट मूव कराना पड़े, जैसे पॉइंट यहाँ पे था और मुझे पॉइंट यहाँ पे चाहिए, 1 2 3 3 पॉइंट बाद में चाहिए मुझे, राइट हैंड साइड मूव करवाना है ना। अगर राइट हैंड साइड मूव कराना है ना तो जितने डिजिट तक मूव करवाओगे ना उतनी ही पावर लिखोगे और माइनस में लिखोगे, ठीक है। ये कुछ चीज़ हुई। और उसके बाद अब कुछ बेसिक्स है जो आपको पहले से पता होगा कि अगर मुझे डेसिमल वाले पॉइंट को ऐड करना है तो मैं कैसे करती हूँ, 4.6 और मुझे ऐड करना है इसमें 6.2, ऐसे करती हूँ ना। इनकी पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं जब ऐड वगैरह करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी भी ऐसे करते हैं, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे कि ऐड कैसे करते हैं, डेसिमल वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या रह गया इसमें, नहीं। अब यहाँ से देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। इसमें यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। अब जैसे 1 kg किसके इक्वल होता है, यहीं से देख लो, 1 kg किसके इक्वल होता है, 2.205 LBN की पाउंड। 1 kg ना 2.205 पाउंड के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूँ, kg को इधर ले जाऊँ, ठीक है, जैसे यूनिटरी मेथड हम करते थे बचपन में। तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगा, 2.205 डिवाइडेड बाय 1 kg, है ना। ये चीज़ डिवाइड में आएगी यहाँ पे, ये ऐसे लगा लो ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चली जाएगी यहाँ पे। 1 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, वैसे यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूँ तो ये चीज़ डिवाइड में चली जाएगी, 1 kg डिवाइडेड बाय 2.205 पाउंड, है ना। वैसे ही जैसे 1 इंच में ना 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल, तो मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूँ, क्या आएगी 2.54 डिवाइडेड बाई 1 इंच, या फिर 1 की यहाँ से वैल्यू निकालो तो क्या आएगा 1 इंच डिवाइडेड बाई 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये समझ आएगा आपको, क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक है, कैसे इसका यूज़ करेंगे हम। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसने बोला एक मैन है जिसका वेट है 175 पाउंड, ठीक है, एक्सप्रेस हिज वेट इन केजी, उसकी वेट को एक्सप्रेस करना है केजी में। अब मुझे पता है, ये आपको गिवन होगी ये चीज़ कि जो 1 kg है ना वो इक्वल होता है 2.205 पाउंड की, ठीक है। अब मुझे पता करना है 175 पाउंड किसके इक्वल है ना, केजी में कन्वर्ट करना है ना इसको। तो अगर मैं यहाँ से पहले 1 पाउंड की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 1 पाउंड की वैल्यू निकालूंगी, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी 1 kg डिवाइड में आ जाएगी ये चीज़, डिवाइडेड बाई 2.205 पाउंड, 1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब मैं क्या करूँगी, मुझे किसकी चाहिए, मुझे तो 175 की चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, 175 से इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 175 पाउंड की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगी, 175 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 175 पाउंड इंटू 1 kg डिवाइडेड बाई 2.205 पाउंड, ठीक है। यहाँ देखो पाउंड से पाउंड कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 79.4 kg, ठीक है। यानी कि यही तो पूछा था 175 पाउंड कितने केजी के इक्वल होता है, इसको केजी में ही कन्वर्ट करना था ना, उसका वेट हमें केजी में बताना था। तो फिर क्या है कि जो 175 पाउंड है ना वो 79.4 kg के इक्वल होता है, हमने कैलकुलेट कर लिया, है ना, इजी था। अब वैसे ही करते हैं आगे क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग पावर ऑफ 10 नोटेशन। 10 की पावर में इसको लिखना है, मतलब 10 की पावर में हमें लिखना है। तो क्या करते हैं, इसको ना आप लोग सीधा भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो तो भी फायदा। वैसे चल मैं दोनों मेथड से आपको बता देती हूँ, ठीक है। पहले ये वाला मेथड देखते हैं जो अभी कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसने 1.3 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है ना। अब मुझे पता है 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर की, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। अब मुझे वैल्यू निकालनी है 1.35 मिलीमीटर की, है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको 1.35 साथ में मैं 1 mm की वैल्यू निकालूंगी यहाँ से। अगर मैं यहाँ से 1 mm की वैल्यू निकालूँ तो कैसे निकलेगी, ये चीज़ डिवाइड में जाएगी ना, जैसे अब तक कर रहे थे। तो मैं यहाँ से 1 mm की वैल्यू निकाल लूँगी तो क्या आएगी
1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 मिलीमीटर, है ना। मैं यहाँ से 1 है ना, इसके मल्टीप्लाई में 1 की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो क्या आएगी 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 मिलीमीटर, ठीक है। अब मैं सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल लूँगी, ठीक है। मेरे पास जो यहाँ होगा ना मैं उसकी वैल्यू निकाल लूँगी। जैसे यहाँ पे मिलीमीटर था तो मैंने मिलीमीटर में वैल्यू निकाली, मिलीमीटर की टर्म्स में, ताकि वो ना मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो जाए, इस तरीके से चलूँगी मैं। अब 1 सेंटीमीटर की चाहिए मुझे, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा यहाँ से। अब 1 की वैल्यू यहाँ इसके साथ में 1 लगाओ, 1 की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकलेगी 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो यहाँ से मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट कैंसिल हो जाएगा, और आपको आंसर मीटर में मिल जाएगा, है ना। यहाँ से कितना है 1.35 इंटू 10⁻, देखो कितना बनेगा 10⁻, बनेगा यहाँ से 3 है ना, 10⁻3, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगी 10⁻³ जाएगी, 10⁻3, यहाँ नीचे है ना 10⁻3, तो ऊपर जाएंगे तो 10⁻³ जाएगी, 3 0 है ना 1 2 3, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया। अब इसका इजी वे कौन सा है, सेकंड मेथड मैं बताती हूँ आपको। मैंने जो आपको आज के लेक्चर में बताया कि 1 मिली किसके इक्वल होता है 10⁻³ के, है ना, आज बताया। तो 1.35 मिली की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 10⁻3, है ना, डायरेक्ट हो गया, ये मिल गया हमें। 1 मिली की जगह मैंने 10⁻³ रख दिया, है ना, डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, कन्वर्ट करना है 1 डे को, ठीक है, 1 डे को कन्वर्ट करना है। अब मुझे पता है 1 डे को मैं क्या लिखूंगी, अब 1 डे इंटू, अब नीचे मुझे यही चीज़ रखनी होती है, जो यहाँ ऊपर होती है वो चीज़ नीचे रखनी होती है ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो मुझे पता है अब 1 डे में कितने डे के अंदर फिर हम किस पे जाएंगे, 1 डे में कितने घंटे होते हैं, कितने आवर्स होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो चीज़ ऊपर होती है ना, फिर मैं उसको नीचे लिखती हूँ। जैसे डे ऊपर था, फिर मैंने डे नीचे रखा, क्या है आवर्स ऊपर से, तो मैं आवर्स को नीचे रखूँगी। 1 आवर्स में क्या होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट में क्या होते हैं 60 सेकेंड्स, ठीक है। मुझे सेकेंड तक ही जाना था, क्योंकि जो बेस यूनिट होती है वो क्या होती है सेकेंड होती है। तो मैं इसको सोल्व करूँगी, डे से डे कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल हुआ, मिनट से मिनट कैंसिल हुआ, तो आंसर किसी में आएगा सेकंड में आएगा। इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8.64 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन सी पार्ट देखते हैं इसका, 6.45 ml, ठीक है। अब इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना होता ना, फिर तो मैं सीधा कर देती, मुझे मिली की वैल्यू पता है कितनी होती है 10⁻³ तो मैं क्या करती 6.45 इंटू 10⁻³ लीटर में तो कन्वर्ट कर देती है डायरेक्ट। लेकिन हमने इसको किस में करना है मीटर में कन्वर्ट करना है, लीटर में नहीं करना मीटर में करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको मैं कर सकती हूँ 6.45 इंटू ml, फिर मुझे यहाँ नीचे क्या रखना होता है, जो यहाँ ऊपर होता है वो नीचे रखना होता है, यहाँ मैं ml रखूँगी ना 1 ml। अब 1 ml में कितने ये चीज़ आप याद रखना कि 1 ml होता है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। तो ऐसे 1 ml किसके इक्वल हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब की। इसको मैं आपको यहाँ पे नोट भी करवा देती हूँ, याद करना है 1 ml किसके इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब की। अब मुझे नीचे यहाँ पे सेंटीमीटर चाहिए, है ना, और सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। तो क्या होता है मुझे पता है सेंटीमीटर का रिलेशन मुझे मीटर से चाहिए। अब ये क्या होता है मुझे पता है 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है ना, इसका मतलब ये हुआ। तो अब की बार मैं नीचे क्या रखूँगी 100 सेंटीमीटर, ऊपर 1 मीटर है। जैसे मैं हर बार क्या करती थी 1 मीटर, मुझे सेंटीमीटर नीचे चाहिए ना अब की बार, और सेंटीमीटर मीटर में रिलेशन तो क्या होता है 100 सेंटीमीटर में से मिलके 1 मीटर बनता है, ठीक है। अब मुझे ना 3 सेंटीमीटर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या सेंटीमीटर की क्यूब है, तो मैं 3 बार करूँगी इसको 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब से 3 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, है ना।
और यहाँ से मेरे पास ml से ml कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर यहाँ किस में आएगा, मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में 3 मीटर है ना, मीटर क्यूब में आंसर आएगा। और यहाँ से इसको सोल्व करके आएगा 6.645 इंटू 10⁻⁻6 आएगा। ठीक है, क्योंकि 10⁻² दो ये 6 हो गए ना, और ऊपर लेके जाएंगे तो पावर किस में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी, है ना। तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48 माइक्रो, ये माइक्रो होता है, ठीक है, माइक्रोग्राम। अब माइक्रो की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी, इसको डायरेक्ट करो। क्या होता है माइक्रो की वैल्यू, क्या होती है 10⁻⁻6 है ना, ग्राम। अभी किस में कन्वर्ट हुआ, ग्राम में, और हमें किस में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए ना। 7 जो बेस यूनिट होती है तो किलोग्राम होती है। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वे क्या करती है, यहाँ पे नीचे ग्राम रखूंगी ताकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाए और किलोग्राम में हमें आंसर मिल जाए। ठीक है, तो 1000 ग्राम में क्या होता है, 1000 ग्राम में उससे मिलके बनता है 1 kg, है ना। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, नीचे ग्राम चाहिए, और ग्राम और किलोग्राम का मैंने रिलेशन लिख दिया। 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप याद, 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, यानी कि दोनों इक्वल है। इसको कट करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो इसको कट करोगे तो जो चीज़ हमें चाहिए वही चीज़ है यहाँ पे, है ना। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, और इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 48 इंटू 10⁻। अब देखो 10⁻ सोल्व करना तो आपको नहीं होगा ना 10th में, बताती हूँ आपको कैसे करते हैं। जैसे क्या होता है, जब बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई में चीज़ है। जैसे कि ये, इसको एक बार देख लो, जैसे 10⁻4 है और उसकी मल्टीप्लाई में 10⁻3 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है तो कैसे करते हैं इसको सोल्व। तो 10⁻, बेस सेम है ना, इसका बेस भी 10 है, इसका बेस भी 10 है, तो पावर ऐड हो जाती है हमेशा। 4 और 3 कितना हो गया 7। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, 10⁻6 इंटू 10⁻3 तो कितना आ जाएगा 10⁻9। पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर उनकी ऐड हो जाती है। जैसे एक रूल तो ये होता है, एक और रूल होता है, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो जैसे 10⁻4 है और मैं डिवाइड कर रही हूँ उसको 10⁻3 से, तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं ना और बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो 10⁻, कितना आएगा 4 - 3, यानी कि 10⁻1। वैसे ही मेरे को डिवाइड करना है, 10⁻6 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 10⁻3 से, तो बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है। तो 10⁻6 - 3 तो कितना जाएगा 6 - 3 करेंगे तो 10⁻3। यानी कि अगर 10 की पावर है ना, मुझे डिवाइड करना है, उनको आपस में डिवाइड करना है तो पावर को हम माइनस करेंगे, और इसी की मल्टीप्लाई करनी है तो हम पावर को ऐड करेंगे, 10⁻7 हो जाएगा। और डिवाइड करना है ना अगर इनको, तो पावर माइनस हो जाएंगी, 10⁻4 - 3 10⁻1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज़ ही यहाँ पे करना है। क्या है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 48 इंटू 10⁻6, साथ में क्या है डिवाइडेड बाय 1000 है ना। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ 48 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻3, 1000 को लिख सकती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, वही बेस सेम है, ये भी 10 है ये भी 10 है, और इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। अभी बताया मैंने आपको, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना। तो डिवाइड कर रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 10⁻6 तो ये 3 इसमें से माइनस हो जाएगा ना, 10⁻3 है ना। तो कितना आएगा 48 इंटू 10⁻9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, लेकिन सिंबल माइनस का आएगा, तो 10⁻9। अभी करते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कैसे कन्वर्ट करके दिखाओ, लेकिन जब आप आगे जाओगे ना नेक्स्ट यूनिट्स वगैरह में, वहाँ पे न्यूमेरिकल्स होंगे, वहाँ पे आपको सोल्व करो। ठीक है, डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा कि आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि इसको कन्वर्ट करो मीटर में, नहीं, आपकी ये चीज़ यूज़ होगी इसलिए बता रही हूँ। अब ये क्वेश्चन है 0.0426 इंच। ठीक है, और अब मैंने आपको बताया था 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो 0.0426 इंच, फिर मैं यहाँ नीचे इंच रखूँगी ना ताकि इंच से इंच कैंसिल हो जाए। तो 1 इंच किसके इक्वल होता है, 1 इंच में क्या होता है 2.54 सेंटीमीटर।
अब मुझे फिर इसको मीटर में कन्वर्ट लेके जाना है, क्योंकि इसने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोला है ना। तो यहाँ से क्या होगा, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना, क्योंकि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो मैं इसे सोल्व करती हूँ तो क्या आएगा, इंच से इंच कैंसिल हो गई, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। 0.0426 की मल्टीप्लाई 2.5 से करा लो। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई 2.54 से अगर आप कराओगे इसको सोल्व करेंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा 10.8204, ठीक है, इंटू 10 डिवाइड बाई 100 है ना। तो क्या कर सकते हैं, 10.8204 इंटू 10⁻², है ना, क्योंकि ये पावर नीचे है ना, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, 10⁻²। अब इसको ऐसे भी कर